गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डीसी सर्किट के लिए जीटीयू की एग्ज़ाम का विंटर 2021 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो से आपको जीटीयू की एग्ज़ाम में डीसी सर्किट में क्या लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन को किस तरह समझना है, कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, वो सारी बातें पता चलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 10 में से 7 लिखते हैं हम लोग। 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। ये इसका जो आंसर है उसके 2 मार्क्स है। आपको यहाँ पे बहुत ही वाइसली सिलेक्ट करना होता है कौन सा क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट माने जहाँ पे किसी एलिमेंट का अलग हो जाना, और शॉर्ट सर्किट किसी एलिमेंट का बाईपास हो जाना। तो ओपन सर्किट होगा कोई भी एलिमेंट या कोई किसी भी सर्किट में कहीं ओपन सर्किट होगा तो वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज अपीयर्स होगा। जीरो करंट इन ओपन सर्किट एलिमेंट, जहां भी ओपन सर्किट हुआ है वहां पे जीरो करंट फ्लो होगा। मे बी ड्यू टू डैमेज और एनी टेस्ट प्रोसीजर। हम कई बार ओपन सर्किट टेस्ट भी करते हैं और कभी इक्विपमेंट डैमेज होता है तभी भी ओपन सर्किट होता है। आप यहाँ देखिए, ये आइडियल करंट सोर्स है। करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, तो ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली करंट यहाँ पे पास होगा, और यहाँ पे मान लीजिए ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे सीरीज में एक आपका रेजिस्टर लगाया हुआ है, और यहाँ पे आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पे। तो किसी भी नेटवर्क में अगर ए बी टर्मिनल है और ए बी टर्मिनल में आपका जो एलिमेंट है वो आप निकाल दो तो वो ओपन सर्किट कहा जाता है। तो यहाँ जो वोल्टेज अपीयर होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, और यहाँ जो करंट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ओपन सर्किट हो जाने की वजह से यहाँ का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। इक्वेशन में देखते हैं आई ए बी इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन आर ए बी। हमारा आर ए बी इनफाइनाइट है, तो आर ए बी हो गया इनफाइनाइट, तो आई ए बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जब भी ओपन सर्किट होता है तो जीरो करंट वहां से फ्लो होगा और वोल्टेज वहां पे अपीयर होगा। तो ये है ओपन सर्किट। आपको ये नेटवर्क ड्रॉ करना है। ओपन सर्किट के कुछ स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखे हैं इस वो अच्छे तरह से लिखने हैं और इक्वेशन लिखना है। ये हाफ आंसर हुआ। अभी शॉर्ट सर्किट देखेंगे। शॉर्ट सर्किट माने किसी भी एलिमेंट का बाईपास हो जाना। यहाँ पे ये लिंक है, तो ये बाईपास हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये एक नेटवर्क का पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी अगर ये है तो यहाँ पे ये लिंक की वजह से R1 बाईपास हो गया, तो इस वजह से यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो वहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज अपीयर हो रहा था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट अपीयर हो रहा है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का बाईपास एक्सीडेंटली या फिर टेस्ट प्रोसीजर की वजह से बाईपास हो जाने को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों, जीरो वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज हो रहा था, करंट जीरो था। यहाँ पे करंट जीरो होगा, यहाँ पे करंट बढ़ेगा, करंट यहाँ पे बढ़ेगा और वोल्टेज जीरो होगा। जीरो वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, करंट विल पास थ्रू द एलिमेंट, मे बी ड्यू टू डैमेज और एनी टेस्ट प्रोसीजर। दोनों चीजें या फिर टेस्ट प्रोसीजर की वजह से हो सकती है या फिर कोई एलिमेंट डैमेज होने की वजह से हो सकती है। आपने एक्सीडेंटली बहुत ज्यादा वोल्टेज दे दिया तभी भी शॉर्ट हो जाता है। एक्सीडेंटली दो पॉइंट पे वायरिंग कर दिया, शॉर्ट हो जाता है। एक्सीडेंटली वहां पे कुछ वायर टच हो गया तभी भी शॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब किसी भी नेटवर्क में टर्मिनल ए बी का एक्सीडेंटली किसी लिंक या किसी कंडक्टर से शॉर्ट हो जाना, उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के केस में करंट फ्लो होता है और वोल्टेज जीरो अपीयर होता है। तो V इज इक्वल टू आई ए बी इंटू आर ए बी। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस शून्य होगा, तो आई ए बी इंटू जीरो, तो वोल्टेज आपका जीरो हो गया। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट। तो 2 मार्क्स में आपको कुछ लिखना है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इजीली अंडरस्टूड है। आप ये नेटवर्क सारे नहीं ड्रॉ करोगे तो चलेगा, आप उसको ये डायग्राम ड्रॉ करके या इक्वेशन और 2-3 लाइन लिख दो शॉर्ट सर्किट के लिए और इसी प्रकार ओपन सर्किट के लिए, तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं।
डिफाइन करंट डेंसिटी एंड इट्स यूनिट। दोस्तों कभी भी जीटीयू की एग्जाम में या रूटीन लाइफ में आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन के साथ में हमेशा उसका इक्वेशन और उसका यूनिट आपको वहाँ पे साइट करना है, वहाँ पे बोलना है। तो उससे आपका क्लैरिटी वहाँ पे हमको पता चलता है कि आपको बिल्कुल से सही पता है हो। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी पूछा है, करंट पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसका मतलब किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में से करंट जितना पास होता है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी डेल्टा इज इक्वल टू आई बाय ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आपको किसी भी डेफिनेशन में अगर पूछा जाए तो डेफिनेशन के साथ में इक्वेशन और उसका यूनिट लिखना है। ये आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, तो आपको फ्यूचर में भी इसका बेनिफिट होगा। क्वेश्चन 3 है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के प्रकार लिखिए। इंडक्टर का प्रकार दोस्तों, तो एक इंडक्टर हमको पता है एक कॉइल होता है इंडक्टर, और वो इंडक्टर जो होता है वो एक कॉइल है तो वो करंट को मेंटेन करता है। यहाँ पे पूछा है लिस्ट टाइप्स ऑफ इंडक्टर। यहाँ पे टाइप्स लिखने हैं तो इंडक्टर दो प्रकार हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक फिक्स वैल्यू इंडक्टर, वेरिएबल वैल्यू इंडक्टर। वेरिएबल वैल्यू इंडक्टर तो वहाँ पे नॉब होता है, आप नॉब की मदद से उसको वैल्यू इसका चेंज कर पाते हो। यहाँ पे ये नॉब है, इसको घुमाओगे तो इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पे ये आपको चॉक कॉइल है, आपको आपकी इलेक्ट्रिकल की लैब में, मशीन लैब में ये आपको देखने मिलेगा। और डीसी सर्किट में इंडक्टर पे जब प्रैक्टिकल्स आएंगे तब आपको देखने मिलेगा। तो ये आप घुमाओगे तो यहाँ पे कोर का जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, आपका इंडक्टेंस चेंज होगा। तो ये हुआ वेरिएबल इंडक्टर, उसका सिंबल है ये। अच्छा, जब भी आपको किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है या उसके बारे में समझाना है तो आप उसका सिंबल भी याद रखिए। ये वेरिएबल इंडक्टर का सिंबल है। यहाँ पे दो लाइन कोर के लिए दी गई है और क्रॉस एरो यहाँ पे वेरिएबल के लिए दिया गया है। फिक्स्ड वैल्यू में तीन प्रकार के, ऐसे काफी सारे प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे आप इतना लिखोगे तो आपके लिए दो मार्क्स के लिए इनफ है। फिक्स वैल्यू एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर। एयर कोर है, ये एयर कोर इंडक्टर आपको ये ड्रॉ तो नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइप ही लिखना है दोस्तों। इसका एयर कोर का सिंबल आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। आयरन कोर तो वहाँ पे दो लाइन आ जाएगी, कोर है आयरन का है तो वहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आयरन कोर है। और ये फेराइट कोर है। फेराइट कोर हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। तो ये फेराइट कोर में हम डॉटेड लाइन बताते हैं। तो ये आपका इंडक्टर का क्लासिफिकेशन। दो प्रकार, फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू। एग्जाम्पल लिखने हो तो आप लिख सकते हो चॉक कॉइल वेरिएबल वैल्यू में, फिक्स्ड वैल्यू में एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर। और फेराइट कोर कभी आपको पूछे तो आप बोल सकते हो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। अगर कोई ट्रांसफॉर्मर हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में तो आप उसको यूज कर सकते हो। क्वेश्चन 4 है आपका, डिफाइन वोल्टेज एंड करंट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों क्या होता है हमको इतना सारा हाई आता है तो बेसिक हम भूल जाते हैं। तो बेसिक में आप ऐसा लिखोगे, द डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। यहाँ पे बैटरी लिखना जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क लिख सकते हो, टू टर्मिनल्स ऑफ द सर्किट लिख सकते हो, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इसका मतलब किसी भी नेटवर्क के किसी भी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, या बैटरी के किसी भी बैटरी इसलिए कि वहां पे वोल्टेज आप स्पेसिफाई कर पाते हो और वोल्टेज सोर्स के लिए आप उसको यूज करते हो, इसलिए यहाँ पे बैटरी लिखा हुआ है। बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में चार्ज का जो डिफरेंस है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हो। इट इज कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उसका दूसरा एक डेफिनेशन है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेसिकली चार्ज से ही वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, तो उसका इक्वेशन आएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू वोल्ट। देखिए वापस मैंने इक्वेशन और यूनिट लिख दिया, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। करंट के लिए लिखते हैं, करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, उसको करंट कहेंगे। If q coulomb charge is passing through the conductor in t second, current I is given by। अगर किसी कंडक्टर में से q coulomb चार्ज t समय में पास होता है तो करंट हमको मिलेगा I is equal to q by t एम्पियर। तो ये आपका करंट का डेफिनेशन हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज आइडियल करंट सोर्स? आइडियल करंट सोर्स क्या है? आगे हमने एक देखा था ओपन सर्किट वोल्टेज में कि करंट सोर्स जैसा दिखता है। तो आइडियल करंट सोर्स है
is the source which supply constant current to the load irrespective of load resistance. एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं उसमें जब भी जो हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड के साथ में सोर्स को, तो लोड का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना करंट कम रहता है। और आइडियल हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थियोरिटिकली बनाया गया होता है। तो ये जो आइडियल करंट सोर्स है हमारा, ये आइडियल करंट सोर्स इसलिए कहा जाता है कि ये आपकी थियोरी के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड रेजिस्टेंस आपका आपका अगर करंट कांस्टेंट रहता है तो उसको ऐसे सोर्स को आइडियल करंट सोर्स कहते हैं। आपको इतना ही पूछा गया है, व्हाट इज आइडियल करंट सोर्स? इट हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसका मतलब इसकी पैरेलल में इनफाइनाइट करंट रेजिस्टेंस रहता है, इसी वजह से वो पूरा करंट दे पाता है। यहाँ पे देखिए ये आइडियल करंट सोर्स है। 2 मार्क में आपको इतना लिखना है चलेगा, लेकिन आप थोड़ा अगर वक्त है आपके पास समझाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट है, इसी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस ये आरएल का वैल्यू में कितना भी वेरी करो लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा। इसका इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, लोड करंट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय आर एस एच डिवाइडेड बाय आर एस एच प्लस आर एल। अभी आपका आर एस एच तो हमको पता है वो आइडियली इनफाइनाइट होना है, तो आर एल को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आर एल का वैल्यू इन्फिनिट के कंपेयर में तो छोटा ही होगा। तो इस आर एच अपॉन आर एस एच तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो करंट सोर्स है उतना ही करंट यहाँ पे लोड में से पास होगा। तो ये आपका आइडियल करंट सोर्स का 2 मार्क्स में आप इतना लिख सकते हो। इक्वेशन लिखो तो बेटर है, अगर यहाँ पे ये ड्रॉ करके आप समझा दो तो भी चलेगा। राइट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, अभी दोस्तों राइट कैपेसिटर्स है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया, वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे पोलराइज कैपेसिटर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये सारे टाइप्स है। तो ये अलग अलग टाइप है। पोलराइज माने जो पोलराइज माने उसके साइन पहले से दिया गया है, नॉन पोलराइज जिसमें साइन डिफाइन नहीं है, आपको प्लस माइनस कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल, ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर जहाँ पे हम प्लेट वेरी कहते हैं, मल्टी प्लेट कैपेसिटर आप लिख सकते हो। ये आपके क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइप हुए। और अगर दूसरे टाइप्स आपको यहाँ पे लिखने हैं तो ये इसके सब टाइप्स हैं। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट, टेंटेलम इलेक्ट्रोलाइट, एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, ये मटेरियल के हिसाब से कैपेसिटर बनते हैं। सिरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो टाइप्स अगर क्लासिफाई करना है तो क्लासिफाई आप इस प्रकार कर सकते हो, और ये कुछ कैपेसिटर के एग्जाम्पल है। आपको जनरली इसके आंसर में ये लिखना है और राइट सिर्फ लिखना ही है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। हमने दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ा है। अगर आपने आपके स्टडी में अगर रह भी गया हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आप उसके रिलेवेंट यहाँ डेफिनेशन लिख के उसको स्कोर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गिवन सरफेस। किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है, जितना अवेलेबल, जितना प्रेजेंस होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय साई, ये साई इसका सिंबल है, वोल्ट मीटर इसका यूनिट है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमको याद है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसको कंबाइंडली एक एरिया में से टोटल अगर जितने पास होते हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे टोटल एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, फील्ड होता है, उसकी टोटल प्रेजेंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी इसका मतलब पैरामीटर अपॉन एरिया, ऐसा समझ लेते हो आप। तो इट इज डिफाइंड एज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन एरिया। तो यहाँ पे डी के से इसको हम बताते हैं और कूलम पर मीटर स्क्वायर। डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो साई बाय ए। तो या फिर साई इज इक्वल टू क्यू है आपका, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, इसलिए यहाँ क्यू लिखा हुआ है, क्यू बाय ए। आप साई बाय ए भी लिख सकते हो, क्यू बाय ए भी लिख सकते हो, कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टेट रेसिप्रोसिटी थ्योरम, स्टेटमेंट ही लिखना है। इसमें आप अगर दूसरा कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। स्टेट लिखा है तो स्टेट लिख के आपको छोड़ देना है, 2 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट, वोल्टेज सोर्स एंड करंट इन द गिवन नेटवर्क। आप किसी भी एलिमेंट को इंटरचेंज कर पाते हो और वहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, अलग अलग करंट सोर्स है, इस प्रकार के सोर्स से इंटरचेंज कर पाते हो।
If current I flows in branch B due to voltage source in branch A, the same current will flow in branch A if we connect the same voltage source in branch B. स्टेटमेंट लिखना है, मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर बी में वोल्टेज सोर्स है, इसका मतलब क्या लिखा है, इफ द करंट आई फ्लोज इन ब्रांच बी, ब्रांच बी में करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई, किसकी वजह से, ब्रांच ए में रहे वोल्टेज सोर्स की वजह से। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को ब्रांच बी में लगा दूं तो ब्रांच ए में इतना ही करंट फ्लो होगा जितना हमको इसकी वजह से बी में फ्लो हो रहा था। इसका मतलब पहले ए में था सोर्स, फिर बी में फिर बी में आया तो फिर भी करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो आपको ये स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, वर्ड बाय वर्ड आपको बाय हार्ट करनी है, इसको याद करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। स्टेट फेरेड्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पता है फेरेड के दो लॉ है, और दोस्तों ये हर बार पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है इसे। व्हेन फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर इज चेंजिंग, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अगर फ्लक्स लिंकिंग, कंडक्टर से जो फ्लक्स लिंक होता है वो चेंज हो रहा है, लिंक होना और चेंज होना दो अलग चीजें हैं, अलग इवेंट है। लिंक हो रहा है और साथ में चेंज भी हो रहा है, तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और सेकंड लॉ ऐसा कहता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। पहला आपको पता है वो ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है वो बताता है, और दूसरा ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है वो बताता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, जहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है और d∅dt फ्लक्स चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये स्टेट है, दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इफ थ्री रजिस्टर्स ऑफ 30 ohms आर कनेक्टेड इन स्टार, तीन इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस को स्टार में कनेक्ट किया गया है, डेल्टा इक्विवेलेंट फाइंड करना है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू इन डेल्टा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको तीनों सेम दिया गया है, एक इक्वेशन डेल्टा का है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी डिवाइडेड बाई आर सी, ऐसा आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पे 30 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ। इस प्रकार आपको पता है ये स्टार है और इस प्रकार डेल्टा है, तो अगर इक्वल वैल्यू दिया गया है और इंटर अंदर से बाहर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, और बाहर से अंदर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। इसका मतलब अगर डेल्टा में मान लीजिए आपको ऐसा कहा गया है कि 60 ओम है, तो स्टार ढूंढना है तो 60 डिवाइडेड बाय 3 तो 20 हो जाएगा। अगर मान लीजिए स्टार में 10 दिया गया है, तीनों के रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 हो जाएगा। तो ये थंब रूल है। ये थंब रूल क्या कहता है, अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 है तो R इक्विवेलेंट स्टार आपको x बाय 3 मिलेगा। अगर डेल्टा दिया है, स्टार में जाना है तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे, और R इक्विवेलेंट डेल्टा अगर स्टार दिया है डेल्टा में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। अगर कुछ नहीं है तो आप उसका इक्वेशन यूज कर सकते हो, इक्वेशन आपको थियरी में मिल जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया दोस्तों। अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। डिफाइन नोड, जंक्शन, लूप, ब्रांच, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट इन द सर्किट। आप किसी भी सर्किट में ये सारे पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स को डिफाइन करो। दोस्तों सबसे अच्छा इसका मेथड है, आप एक सर्किट पहले ड्रॉ कर दीजिए, उस सर्किट के रेफरेंस में आप सारे डेफिनेशन समझा पाओगे, लेकिन यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग ड्रॉ किया है जिससे आप थोड़ा ज्यादा समझ पाओ। Node, a point or terminal of the network where two or more elements meet is called node। जहाँ पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं उसको हम नोड कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेटवर्क दिया गया है, आप ये नेटवर्क के लिए थ्रू आउट सारे टर्म्स है वो डिफाइन कर पाओगे। ए बी भी नोड है, सी भी नोड है, इसी प्रकार नोड आपको मिलेगा। ई भी नोड है, आपके डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, वोल्टेज सोर्स है V1 V2 और R3 यहाँ पे ई पे जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार आप नोड कह सकते हो। ये इसको हम नोड नहीं भी कहेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली कोई बाइफरकेशन नहीं है, ये सिर्फ आपका सर्किट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। टर्मिनल नोड F, नोड E और नोड D इज इक्वल टू नोड E, तीनों एक ही है, ये आपकी समझ के लिए मैंने यहाँ पे बताया।
जंक्शन, अ पॉइंट और टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क वेयर टू और मोर ब्रांचेस मीट इज कॉल्ड जंक्शन। वहां पे एलिमेंट मिल रहे थे, यहाँ पे ब्रांच मिल रही है। अभी देखिए ये ब्रांच है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रांच ए बी, ब्रांच बी, वहां पे क्या था, दो एलिमेंट मिल रहे थे, तो उसको भी नोड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच है ए बी, बी सी और बी मिल रहे हैं, तो इसको ब्रांच जंक्शन कहेंगे। यहाँ पे ब्रांच मिल रही है ए, आपकी ए ई ब्रांच, सी ई ब्रांच, ये भी ब्रांच है। लूप कहते हैं दोस्तों, एनी क्लोज पाथ ऑफ द नेटवर्क इज क्लोज लूप। नेटवर्क का किसी भी क्लोज पाथ को लूप कहते हैं। लूप का आपको पता है दोस्तों कि वो क्लोज पाथ है और वहां से फर्दर कोई भी आ, उसको डिवाइड कर पाते हो। इसका मतलब मान लीजिए आपको नेटवर्क दिया गया है, तो आपके ये भी लूप है, ए बी सी डी ई एफ। दूसरा छोटा लूप है ए बी ई एफ ए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। और तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, ये यहाँ से होगा बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। तो ये है आपकी लूप्स। और आपको मेश आपको याद होगा, जिसको फर्दर लूप में डिवाइड ना करे तो वो मेश है। तो इस किस्से में पहला और तीसरा, ये सेकंड और ये कौन सा ए बी ई एफ ए, ये मैश होगा। और यहाँ पे बी सी डी ई बी, ये भी मैश होगा। लेकिन मैश, हर मैश लूप कह सकते हैं, लेकिन हर लूप मैश नहीं होती। ये आपकी जो बड़ी लूप है ये मैश नहीं है। तो ये लूप है दोस्तों, एनी क्लोज पाथ ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। नेटवर्क के किसी भी क्लोज पाथ को लूप कहते हैं। ब्रांच देखते हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ द नेटवर्क कंटेनिंग वन और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड ब्रांच। जहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट, एक या उससे ज्यादा एलिमेंट आए नेटवर्क में, तो उसको ब्रांच कहेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप ब्रांच देख सकते हो, ए बी है, बी सी है, सी डी है, बी है, एफ, ये सारी ब्रांच है आपकी। एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट, नेटवर्क के कोई भी एलिमेंट अगर एनर्जी सप्लाई करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क विच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क आर कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट्स। आप यहाँ पे देखिए V1 V2 हमारे एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे हर देखिए एलिमेंट, ये V1 V2 एक्टिव एलिमेंट है, I एक्टिव एलिमेंट है, V एक्टिव एलिमेंट है। आपको इतना सारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप एक सर्किट अपने मन में डिफाइन कीजिए, ड्रॉ कीजिए, और सारे डेफिनेशन के बाद में उसका सैंपल दे दीजिए। तो विथ डायग्राम आपका जो कंस्टेंट है क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मार्क्स का है, तो आप वो सॉल्व हो जाएगा आपका। अगर सारी डेफिनेशन में सर्किट ड्रॉ करोगे तो समझ ज्यादा जाएगा। पैसिव एलिमेंट देखते हैं दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क व्हिच डू नॉट सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क इज कॉल्ड पैसिव एलिमेंट। यहाँ पे गलती से पैसिव लिख दिया है, तो ये इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये पैसिव एलिमेंट है दोस्तों, PASSIVE, पैसिव एलिमेंट। तो नेटवर्क का वो एलिमेंट जो एनर्जी सप्लाई नहीं करता, उसको हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टर है, जितने भी इंडक्टर है, कैपेसिटर है, यहाँ पे देखिए पूरा पैसिव नेटवर्क ही दिया गया है, कोई सोर्स नहीं है। हम मान लेते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर को चार्ज नहीं किया गया है, तो ये सारे हमारे पैसिव एलिमेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन 2A खत्म हुआ। आपकी 6 डेफिनेशन है, वक्त थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन अगर आपको आता है तो एक नेटवर्क ड्रॉ कीजिए और बाकी सब एक्सप्लेन कीजिए। क्वेश्चन 2A देखते हैं दोस्तों, कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल सर्किट ऑफ इंडक्टर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक चीज है। ऑफ रेजिस्टर, यहाँ पे रेजिस्टर दिया गया है। अभी देखिए जनरली क्या होता है, कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, रजिस्टर के केस में आप बताइए। जनरली क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, सीरीज कनेक्शन वर्सेस पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो भी आंसर लिखना है वो रजिस्टर के रेफरेंस में लिखना है। तो ये दोनों का एक एक नेटवर्क ड्रॉ कर दीजिए। ये सीरीज कनेक्शन है, R1 R2 सीरीज में है। यहाँ पे R1 R1 दोनों सेम वैल्यू है, तो R1 R1 है लिख दिया। और पैरेलल कनेक्शन है, R1 R2 R3 पैरेलल है। ठीक है। रेगुलेटर में यूज होता है फैन, जब रेगुलेटर को फैन के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सीरीज कनेक्शन है। हमारी सारी प्रोटेक्टेड डिवाइस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये एप्लीकेशन हो गया। और यहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिफिकेशन का यूज होता है, कमर्शियल वायरिंग के लिए हम पैरेलल कनेक्शन, हमारा रूटीन जो कन्वेंशनल वायरिंग है, सारा वायरिंग डोमेस्टिक वायरिंग हम पैरेलल में करते हैं। आगे दूसरे आपको डिफरेंस देखने पड़ेंगे। करंट फ्लो ईच रजिस्टर इज सेम। सीरीज कनेक्शन में हर एलिमेंट में, हर रजिस्टर में से, यहाँ पे रजिस्टर के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम रजिस्टर लिखेंगे। करंट फ्लो ईच रजिस्टर इज सेम, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। सीरीज में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा।
वोल्टेज इज एडिटिव। अगर 3 एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, और 3 एलिमेंट पैरेलल में है तो करंट इज एडिटिव, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और सीरीज कनेक्टेड n रजिस्टर, अगर आपने n रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। और अगर पैरेलल में आपने n रजिस्टर को कनेक्ट किया तो R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। पावर इज एडिटिव, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2 इसी प्रकार, और यहाँ पे I1 स्क्वायर R1 I2 स्क्वायर R2। तो टोटल पावर दोनों में एडिटिव ही होता है। कंपेयर है दोस्तों, डिफरेंस नहीं कहा गया है। आप सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों लिख सकते हो। तो और ये लास्ट हमारा 3 मार्क्स में जनरली हम लोग 6 पॉइंट लिखते हैं, आप एग्जाम में ऐसी प्रैक्टिस कीजिएगा। डैमेज ऑफ वन रजिस्टर विल स्टॉप वर्किंग ऑफ होल सर्किट। यहाँ पे आपकी सर्किट है, एक मैंने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये टूट गया कहीं पे भी, तो ये करंट फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ये टूट गया तो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यू वर्क में रहेंगे, उसमें कोई असर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, लास्ट हमारा टॉपिक है कि एक एलिमेंट अगर टूटता है, डैमेज होता है तो सर्किट बंद हो जाती है, पैरेलल में सर्किट एज इट इज वर्किंग में रहती है। तो ये आपका डिफरेंस हुआ दोस्तों, ये बहुत इजी है, ये खास कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपकी डेफिनेशन है और डिफरेंस है तो डिफरेंस आप पहले पसंद कीजिएगा, लेकिन आप जो लिखते हैं सस्तु छे मोंगू छे इस प्रकार आप मत कीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल आपको लिखना है। सहलू छे अघरू छे आप जो लिखते हो वो उस प्रकार आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन 2 भी देखते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। दोस्तों 3 मार्क्स में वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके ऑप्शन में कोई बेटर क्वेश्चन मिलता है तो आप वो ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम। Any linear bilateral network containing several voltage sources and resistances can be replaced by single voltage source in series with single resistance connected across the load। इसका मतलब है किसी भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क में अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, उसको आप इक्विवेलेंट एक वोल्टेज सोर्स और उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी इक्विवेलेंट सर्किट है, ये कोई नेटवर्क है, तो ये आपके नेटवर्क को मैंने रिप्लेस कर दिया थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, और आपको किसी भी नेटवर्क को इस फॉर्म में ले आना है सिंप्लीफाई करके। अप्लाई क्या कैसे करेंगे वो लिख देने का आपको, क्योंकि एक्सप्लेन करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे किसी सर्किट का सॉल्यूशन नहीं करना है, इस वजह से स्टेप्स लिख देने के। स्टेप सेपरेट आउट द लोड रेजिस्टेंस एंड रीड्रॉ द नेटवर्क। इसका मतलब आपका नेटवर्क है उसमें से लोड रेजिस्टेंस अलग कर दीजिए और नेटवर्क वापस रीड्रॉ कर दिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करिए। कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड ओपन सर्किट टर्मिनल कॉल VTH। वहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज आपको गिनना है सिंप्लीफिकेशन करके, और VTH उसको कहना है ओपन सर्किट वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज। और कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, उसको RSE कीजिए, शॉर्ट सर्किट ऑल द वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब नेटवर्क में जितने भी रेजिस्टर्स हैं सारों को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और वहाँ उसको RSE नाम दीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, और आपका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है उसमें उसको ले आइए और थेवेनिन इक्विवेलेंट उसका नेटवर्क ड्रॉ कीजिए एंड कैलकुलेट द नीडेड पैरामीटर्स। आपको थेवेनिन क्यों करना होता है, कई बार किसी एलिमेंट में से करंट ढूंढने के लिए या उसकी वैल्यू ढूंढने के लिए आप ढूंढ कर सकते हो, तो उसका प्रोसेस कीजिए। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये आपका इक्विवेलेंट थेवेनिन नेटवर्क है, वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दोनों को सीरीज में रख दिया, इसको RTH या RSC भी कह सकते हैं, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस RL हो गया। क्वेश्चन 2 बी स्टेट एंड एक्सप्लेन नॉर्टन्स थ्योरम। दोस्तों देखिए यहाँ पे थेवेनिन है और इस तरफ नॉर्टन है, आपको दोनों में से जो अच्छा आता है वो लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को नेटवर्क थ्योरम पसंद नहीं आता है तो वो पूरा यूनिट स्किप कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, आपको दोनों को समझना है और अच्छी तरह से समझ के आपको लिखना है। नॉर्टन्स का डेफिनेशन या स्टेटमेंट कह दीजिए, any linear bilateral network containing several energy sources and resistance can be replaced by a single current source in parallel with single resistance connected across the load। वहां पे मैंने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूंगा। देखिए
किसी भी ये जो है ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया और इसको पैरेलल में लगा दिया। ये करंट आइडियल करंट सोर्स जैसा कुछ दिख रहा है या फिर करंट सोर्स कह लीजिए, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस में आपको कुछ ढूंढना है। जनरली हम एग्जांपल गिनते हैं तो ऐसा करते हैं, जिस एलिमेंट के बारे में पूछा गया है उसको लोड रेजिस्टेंस कंसीडर करके बाकी का सिंप्लीफाई करके हम लोग थेवेनिन या नॉर्टन अप्लाई करते हैं। तो स्टेप्स वापस लिखेंगे दोस्तों। शॉर्ट सर्किट क्योंकि एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन में आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। शॉर्ट सर्किट लोड रेजिस्टेंस आप वहां पे ओपन करते थे थेवेनिन में, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एंड ड्रॉ द नेटवर्क। कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट आपको ढूंढना है और इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स IN नाम देंगे। उसके बाद आप रेजिस्टेंस बचे हैं उसको सिंप्लीफाई करके उसको शंट में कनेक्ट करेंगे RSH और नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे और नीडेड पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो ये आपका किसी भी नेटवर्क में अगर थेवेनिन लगाना है तो ओपन कर देंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज ढूंढेंगे और सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। और नॉर्टन है तो वैसे शॉर्ट कर देंगे। थेवेनिन में हम क्या करते थे, ओपन करते थे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे और शॉर्ट सर्किट करंट ढूंढ के उसको IN बनाना है और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएंगे उसको RN बनाना है। तो ये दोस्तों आपका एक सिंपल ऐसे प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप अगर उसको ऊपर से समझो तो इट इज इजी। तो आप एग्जाम्पल एक दो गिनोगे तो आपको आएगा। तो ये आपको यहाँ पे यही लिखना है स्टेटमेंट और उसका स्टेप्स, ये 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 2C, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। 4 मार्क्स का है दोस्तों, ये इसको आप लॉटरी कह सकते हो, लॉटरी क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि आपको आता ही है, आना ही चाहिए। रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस 4 चीजों से अफेक्ट करता है। लेंथ, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाय, लेंथ जितनी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाय होता है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, इस वजह से उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे मेटल का, कंडक्टर का बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं लेंथ के बारे में कहेंगे R प्रोपोर्शनल टू L, जितनी लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कहेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम और वाइस वर्सा। और टेम्परेचर और मटेरियल के बारे में कहेंगे रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज विद टेम्परेचर। मेटल के बारे में, कंडक्टर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं दोस्तों। जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। तो इस प्रकार उसका ग्राफ होता है। आगे के थियरी में अलग मटेरियल के लिए ग्राफ अलग अलग दिए गए हैं, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। कंडक्टर हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो उसका ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। और आपका रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड रहता है। जो मटेरियल आप लेते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो आपके आप कह सकते हो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है तो वो आपका अलग है। अगर कंडक्टर में लेते हो तो गोल्ड लेते हो, एल्यूमिनियम लेते हो, कॉपर लेते हो, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग होता है। तो मटेरियल पे भी आपका डिपेंड करता है और उसको रेजिस्टिविटी को रो से बताते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय R इज इक्वल टू रो L बाय A। बहुत ही सिंपल और लॉटरी क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। और रो आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, उसके बारे में यहाँ पूछा नहीं गया है, आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन 2 से वापिस एक लॉटरी क्वेश्चन आपके लिए है 4 मार्क में। देखिए दोनों इजी के और में इजी पूछा है, थेवेनिन के और में नॉर्टन, इसका मतलब पेपर का एक लेवल मेंटेन किया गया है। कुछ क्वेश्चन है वो जो अगर आपने मेहनत किया है तभी आपको आएगा। यहाँ पे देखिए आपके रेजिस्टेंस के मटेरियल पे क्या इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पे, वो है, और ओम्स लॉ है, दोनों इजी है। तो आपको इजी के ओर में इजी और डिफिकल्ट के ओर में डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है। पेपर डिजाइन में काफी तरह की मेथड होती है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ बोलना है, उसके लिमिटेशन से एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स में बहुत ही जस्टिफाइड है, आपको लिखना चाहिए। The ratio of potential difference between two terminals of the conductor and current passing through the conductor remain constant if the temperature is constant. अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है V by I is equal to constant, V by I is equal to R। ये हमारे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। R का यूनिट ओम है। देखिए एक्सप्लेन करना है तो ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओम्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करेंगे, आपको एक्सप्लेन ऐसे ही करना है। यहाँ पे करंट सोर्स दिया गया है और लोड रेजिस्टेंस दिया गया है, करंट फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे, आप
फाइव का टेबल याद रख लीजिएगा, 5 1 5 5 2 10 5 3, ऐसे आप थोड़ा उसको कुछ ले लीजिएगा उसके पॉइंट, और यहाँ पे ऐसा ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट बताना है 10 10 10 10। इसका मतलब ओम्स लॉ में आप अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट वेरी होगा, इस तरह से वेरी होगा कि V बाई आई कॉन्स्टेंट रहेगा। 5 के लिए 0.5 तो 5 बाई 0.5 आपका आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है, 10 बाई 1 10 हो जाएगा, 2 बाई 20 3 बाई 30 30 बाई 3। ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे आपको ऐसा ग्राफ भी प्लॉट करना है और लिखना है कि ओम्स लॉ में अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपका करंट वेरी होता है, लेकिन वोल्टेज और करंट दोनों का रेशियो सेम रहता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी लिमिटेशन, ये आपका 3 मार्क का ही हुआ, 1 मार्क में लिमिटेशन है। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आपकी थ्रू आउट द प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेबिलिटी टू ओनली कंडक्टर। ओम्स तो आप सिर्फ कंडक्टर को अप्लाई कर सकते हो, सेमीकंडक्टर को अप्लाई नहीं कर सकते हो। कांट अप्लाई टू द सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये इसकी लिमिटेशन हो गई दोस्तों। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, आपकी सराउंडिंग परिस्थिति है जो एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो इसकी लिमिटेशन है। क्वेश्चन 2D, क्वेश्चन 2D है वो देखते हैं। ड्यूअलिटी बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। दोस्तों ये कुछ तरह से आप देखें तो ये सीरीज और पैरेलल का कंपैरिजन ही है, लेकिन ड्यूअलिटी आपके जो सिलेबस में है वो जनरल ड्यूअलिटी थ्योरम दिया गया है। और ये ड्यूअलिटी यहाँ पे जो है वो ड्यूअलिटी को हम समानता कह सकते हैं, सिमिलैरिटी कह सकते हैं, कि कुछ वहाँ पे ऑपरेशनल सिमिलैरिटी कहेंगे उसको। तो सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या ऑपरेशनल सिमिलैरिटी होती है वो देखते हैं दोस्तों। ड्यूअलिटी शोज द सिमिलैरिटी और एनालॉजी, उसका परफेक्ट वर्ड है एनालॉजी, एनालॉजी बिटवीन एनी टू सर्किट्स। तो सर्किट्स है, सीरीज सर्किट इज एनालॉगस टू पैरेलल सर्किट। पहला तो ये है सीरीज सर्किट वो पैरेलल सर्किट के एनालॉगीज है, दोनों में कुछ फंडामेंटल एक जैसे है। सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन बिलो। पहला है इन सीरीज सर्किट वोल्टेज इज एडिटिव, पैरेलल सर्किट करंट इज एडिटिव। वहां पे वोल्टेज एडिटिव है, यहाँ पे करंट एडिटिव है, तो इसको एनालॉजी या ड्यूअलिटी कहा जाता है। दूसरी तरह से यहाँ पे देखिए वोल्टेज एडिटिव है, यहाँ पे करंट एडिटिव है। इन सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स सेम थ्रू ऑल सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट्स, व्हाइल इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज रिमेन्स सेम अक्रॉस ईच एलिमेंट। देखिए यहाँ पे सीरीज सर्किट में V1 V2 ये रहेगा अलग अलग, लेकिन करंट तो सेम ही पास होगा, और यहाँ पे हर एलिमेंट में से करंट डिफरेंट पास होगा, लेकिन हर एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। तो ये दूसरी एनालॉजी हुई। बस ये दो लिखना है आपको, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2D, और क्योंकि वो खुद से ही अलग क्वेश्चन है, क्योंकि आपको उसके एनालॉजी समझ में आती है, ड्यूअलिटी समझ में आती है, वही पूछा है, दूसरी कोई बात नहीं है। इस वजह से वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। और ऑप्शन में दिया है एक्सप्लेन कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू इक्विवेलेंट करंट सोर्स। ये उसके कंपेयर में आपके लिए इजी रहेगा। ये सिंपल है बहुत ही। आपको ये दिया गया है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स मान लीजिए, इसको आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, करंट सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स कितना होगा, IL इज इक्वल टू V अपॉन RSE प्लस RL। यहाँ पे IL का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और दोनों का सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और हमारा करंट सोर्स के लिए क्या होगा, IL होगा। यहाँ पे अगर ढूंढना है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाय RSS डिवाइडेड बाय ये दोनों का सम, और दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार हम लिख पाएंगे। और यहाँ पे दोनों सेम रखना है, RSC इज इक्वल टू RSS शंट और सीरीज के रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रखना है। तो इस केस में आप लिख पाओगे V इज इक्वल टू IRSH या IRSC। अल्टीमेटली वोल्टेज दोनों में सेम रहेगा। तो दोस्तों इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, जो आपने इक्वेशन लिखा ये आपको लिखना है, लेकिन इसको सिंपल दोनों के करंट लोड करंट को कंपेयर करके आप ये इक्वेशन ले आओगे, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन स्टेप्स क्या है वो हम बिल्कुल 2 लाइन में समझ जाते हैं। आपको अगर वोल्टेज सोर्स दिया गया है तो उसका करंट का वैल्यू ढूंढेंगे। करंट का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, IL इज इक्वल टू V अपॉन RSC प्लस RL। लेकिन सिर्फ RSC कंसिडर करेंगे, लोड रेजिस्टेंस आप भूल जाइए, ठीक है।
तो ये आपको मिल जाएगा करंट का वैल्यू, और ये जो वैल्यू आएगा ये करंट सोर्स के करंट का वैल्यू आएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। आपका जो भी वोल्टेज सोर्स दिया गया है V/RSE करो तो ये करंट सोर्स हो जाएगा, और ये RSE है उसको आपको कितना लेना है RSH। यहाँ पे मान लीजिए अगर 5 ओम दिया गया है तो 5 ओम यहाँ पे पैरेलल में रख देना है, तो आपका इक्विवेलेंट करंट सोर्स बन जाएगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी है। तो आपको सिंपल दोनों के लोड करंट कंपेयर करके आपको ये 2 स्टेप लिखने हैं। अगर इससे ज्यादा एग्जाम्पल पूछते तो वो इससे भी इजी होता। क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 2 दोस्तों हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं दोस्तों। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपके सिलेबस में एज इफ कहीं कूलम्ब लॉ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, कहीं भी आपको कूलम्ब्स लॉ दिखेगा नहीं, आप देख लीजिएगा, लेकिन पूछा गया है पुराने सिलेबस में था, तो आपको ये समझना चाहिए कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। The force between two charges is directly proportional to their multiplication and inversely proportional to the square of the distance between them. दो जो चार्ज होते हैं, अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया, अब एक्सप्लेनेशन करेंगे। दो चार्ज के बीच में दो ऑप्शन है, अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा, दोनों सेम एक दूसरे से करीब आना चाहेंगे, और अगर सेम है चार्ज तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। Similar charges attract each other. Similar charges repel each other, and dissimilar charges attract each other. असमान विजभार में आकर्षण होता है और समान विजभारों में अपाकर्षण होता है। वो फोर्स कितना रहेगा, तो वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू K, K को आप कूलम्ब्स कोएफिशिएंट भी कह सकते हो, Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। इतना ही लिखना है, इसके 3 मार्क्स है। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इजी रहेगा, लेकिन आपके सिलेबस में एज इफ यहाँ पे कोई वर्ड कूलम्ब्स लॉ के नाम से नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। देखते हैं दोस्तों, परमिटिविटी हमको पता है एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, कितनी वो फ्लक्स अलाउ करता है, तो उसको परमिटिविटी कहेंगे। परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम टू अलाउ फ्लक्स, कितना फ्लक्स अलाउ करेगा, ठीक है, तो उसको हम परमिटिविटी कहेंगे, टू अलाउ फ्लक्स। ये परमिटिविटी है, तो ये होगा हमारा किसके रेफरेंस में होगा दोस्तों, ये परमिटिविटी हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेफरेंस में होगा, क्योंकि हम मैग्नेटिक में परमिबिलिटी बोलते हैं। तो आपको वो पता चलना चाहिए कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में रहेगा। परमिबिलिटी हमारा जब हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं तब बोलते हैं, और यहाँ पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो एबिलिटी ऑफ द एयर और वैक्यूम टू अलाउ फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन 0, और इसका वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो दोस्तों ये थोड़ा सेव हो रहा है, उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एक होता है परमिटिविटी इन स्पेस। तो ये जो हमने देखा, ये स्पेस में देखा परमिटिविटी और एयर या वैक्यूम के रेफरेंस में डिफाइन की गई है, तो वो एप्सिलॉन 0 और इसका वैल्यू 8.854 है। और रिलेटिव है, अगर किसी मटेरियल को हम एयर के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे तो उसको रिलेटिव कहेंगे। और एब्सोल्यूट है वो होगा, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें हम रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ एयर दोनों कंपेयर करेंगे। तो ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी मिलेगा। दोस्तों 3 मार्क के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज होगा। ये स्टेप्स कुछ आपको याद रखने होते हैं दोस्तों, अगर आप उसको समझ नहीं पाते हो तो आप उसको याद रख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
तो एनर्जी स्टोर करने के लिए उसको सप्लाई देना है। यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दिया और एक सीरीज में एक रजिस्टर कनेक्ट किया। किसी भी एलिमेंट को अगर चार्ज करते हैं सीरीज में रजिस्टर लगाएंगे, चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो। तो इसका इक्वेशन आएगा V इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई विथ आर। देखिए आपने ये क्या लिखा, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, V इज इक्वल टू आई आर प्लस ई है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेने के लिए आई से मल्टीप्लाई करता हूँ, V मल्टीप्लाई आई डी टी से पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करंट के रेफरेंस में एनर्जी कितनी स्टोर होती है वो ढूंढना है। तो आई है तो आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा, एल है तो एल आई डी आई डी टी हो जाएगा। ये तीन टर्म के अपने इंपॉर्टेंस है, तीनों देखते हैं। वी आई डी टी पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई, तो ये होगा एनर्जी सप्लाइड इन टी टाइम कह सकते हो। वोल्टेज V, वोल्टेज सोर्स का V और करंट है ये I है। तो ये आपका कितना पावर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई हो रही है। आई स्क्वायर आर ये आपके रेजिस्टेंस में जो लॉस है, पावर लॉस है वो बताएगा। और एल आई डी आई ये एनर्जी स्टोर्ड बताएगा। आपको उसका इक्वेशन ढूंढना है तो इक्वेशन हम करें आगे देखते हैं, लेकिन एल आई डी आई ये आपका एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट है। अच्छा दोस्तों, एनर्जी स्टोर्ड होती है तो करंट 0 से 1 तक जाता है, वो हमको पता है। तो यहाँ से 0 से आई तक करंट गया, स्टोर्ड एनर्जी एल आई डी आई हमारा जो इक्वेशन में टर्म मिला उसको यहाँ पे रख दिया। आपका एल कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई डी आई, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो आई का आई स्क्वायर बाई 2 होगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो एल आई स्क्वायर बाई 2, इसको सिंपल बोलेंगे 1 बाई 2 एल आई स्क्वायर। स्टोर्ड एनर्जी आपके इंडक्टर में रहेगा 1 बाई 2 एल आई स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। इतना सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन 3B, और अब इसके और में एक एग्जाम्पल है तो आपको वही करना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आता है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि इजी है। ये देखिए क्या है, अ कॉइल हैज 150 टर्न्स एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 400 मिली हेनरी, फाइंड द करंट टू बी पास थ्रू द कॉइल टू प्रोड्यूस 3 मिली वेबर फ्लक्स। एक कॉइल है जिसमें 150 टर्न्स है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 400 मिली हेनरी है। वहां से करंट इसको 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हेनरी कर देंगे। एग्जांपल गिनो दो आप, ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको सारे हैं, इनको इस फॉर्म में ला दीजिए। तो करंट कितना पास होता है वो आपको गिनना है। फ्लक्स आपको प्रोड्यूस करना है 3 मिली वेबर, 3 मिली वेबर 3 मिली, तो 10⁻³ वेबर। एल है, एन है, फाई है। एक इक्वेशन आपको याद यहाँ पे आना चाहिए, एल आई इज इक्वल टू एन फाई। तो आई इज इक्वल टू एन फाई बाई एल, तो एन का वैल्यू होगा 150 इंटू 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 400 इंटू 10⁻³। तो 450 डिवाइडेड बाय 400 1.125 एम्पियर। दोस्तों बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो ये 3 मार्क्स आपके लिए लॉटरी है आपको। लेकिन यहाँ पे मिली में ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ये तो दोनों कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, मिली मिली 10⁻³। लेकिन अगर कहीं मिली माइक्रो दो कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो आप इसको जरूर से अटेम्प्ट कीजिए। आगे जाते हैं। Question 3C, 4 resistors are connected in parallel. Its equivalent resistance is 40 ohm. The current through each resistor is 0.6, 0.3, 0.2 and 0.1 ampere. Calculate the value of each resistor. 4 रजिस्टर हैं दोस्तों, चारों में करंट 0.6, 0.3, 0.2 और 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और चारों को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो आपको R1, R2, R3, R4 ढूंढना है। इस प्रकार आपकी सर्किट है, R1, R2, R3, R4 को पैरेलल। ये 4 मार्क में लॉटरी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको पप्पू क्वेश्चन कहेंगे। तो ये पप्पू क्वेश्चन है, ये आपको आना ही चाहिए। कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये देखिए, आपको यहाँ पे टोटल करंट नहीं दिया है, लेकिन I1, I2, I3, I4 दिया गया है। तो सबसे पहले आप टोटल करंट ढूंढोगे। तो टोटल करंट आपको 4 का सम 0.6, 0.3, 0.2, 0.1 का सम करोगे तो 1.2 एम्पियर मिलेगा। तो वोल्टेज आपको दिया नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया गया है, तो वोल्टेज आपको मिलेगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। आई आपका 1.2 टोटल करंट है, आर इक्विवेलेंट 40 है, तो ये हो जाएगा 48 वोल्ट। अभी देखिए दोस्तों, मैंने इसको पप्पू क्वेश्चन क्यों कहा,
पैरेलल सर्किट में वोल्टेज एक से रहते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू V बाई R1, R2 इज इक्वल टू V बाई R2, R3 इज इक्वल टू V बाई R3, R4 इज इक्वल टू V बाई R4। सिंपल है, पहले करंट का सम करना है, फिर टोटल वोल्टेज फाइंड करना है क्योंकि R इक्विवेलेंट आपको दिया गया है, और फिर R1 R2 R3 R4 ढूंढना है। R1 इज इक्वल टू V बाई I1 48 बाई 0.6, तो ये 80 ओम होगा। तो R2 इज इक्वल टू V बाई I2, ये होगा 160 ओम। R3 इज इक्वल टू V बाई I3 48 बाई 0.2, ये होगा 240 ओम। और R4 इज इक्वल टू V बाई I4, ये होगा 480 ओम। तो दोस्तों ये पप्पू क्वेश्चन को खास ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है, इस प्रकार की लॉटरी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं चाहिए। क्वेश्चन 3 से की हम लोग बात करते हैं, और मैं आगे का आ गया तो वो इजी है, यहाँ पे उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो थोड़ा आगे वाला स्मॉल होगा। तो आपको अगर एग्जाम्पल आता है तो पहले वो ट्राई कीजिए। अगर मान लीजिए गलती से नहीं आता, आपको मान लीजिए डिफिकल्टी है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, डिराइव इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। दोनों पूछ लिया, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में होना चाहिए, 3 मार्क्स में पूछा है। आपको अगर मान लीजिए आता है ऑप्शन वाला एग्जांपल तो ये मत कीजिए, ये लेंथी हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, सीरीज कनेक्टेड में 3 मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में, यहाँ पे सीरीज के लिए भी इक्विवेलेंट फाइंड करना है और पैरेलल के भी इक्विवेलेंट फाइंड करना है, बहुत ही लंबा थियरी है। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सीरीज में वोल्टेज एडिटिव रहता है, और आपको इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लेना है, तो इस प्रकार आपको R इक्विवेलेंट का वैल्यू ढूंढना है। तो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप, V इज इक्वल टू, यहाँ दिख रहा है आपको, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप, V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्योंकि यहाँ पे करंट तो एक सा ही होगा, तो IR1 IR2 IR3 तीनों का सम होगा। ठीक है, आगे जाते हैं दोस्तों। तो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट है, तो ये क्या होगा, R ये हमने देखा I R इक्विवेलेंट, यहाँ पे I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस एडिटिव है। बहुत इजी है दोस्तों, थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एग्जांपल नहीं करना है तो यू कैन ट्राई दिस। एन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड है तो सबका सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू Rn। 50 रजिस्टर्स है तो सबके रेजिस्टेंस का सम हो जाएगा। तो ये हुआ सीरीज कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट वैल्यू। अभी पैरेलल कनेक्शन के लिए देखते हैं दोस्तों। करंट फ्लो होगा, सबका करंट ऐड होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, करंट एडिटिव है, वहां पे वोल्टेज एडिटिव लिया था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ सब में अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, ये सर्किट के लिए होगा, इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। देखिए यहाँ पे ये V है, तो इसके लिए I1 क्या आ जाएगा, तो V अपॉन R1 I1 मिलेगा। इसी प्रकार I2 के लिए V बाई R2 V बाई R3। सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों उसको, V कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये कॉमन हो गया दोस्तों। अब एन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। तो दोस्तों सीरीज और पैरेलल के लिए इट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू। 3 मार्क्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी 4 मार्क्स का एक बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 40 60 एंड 80 ओम्स आर कनेक्टेड इन डेल्टा, फाइंड इक्विवेलेंट स्टार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन हमको पता है R12। देखिए डेल्टा के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं 12 लिखते हैं, स्टार के लिए R1 लिखेंगे, R12 इज इक्वल टू 40, R23 60, R31 80। तो ये आपको स्टार ढूंढना है, आपको दिया गया है डेल्टा। अभी इसका इक्वेशन अगर याद नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, तक दिक्कत आएगा। तो R1 के लिए देखिए, अगर R1 ढूंढना है तो ऐसा डायग्राम याद कर लीजिए, R1 इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, R12 और R23 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तीनों का सम। R2 है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, R12 मल्टीप्लाई बाय R23 डिवाइडेड बाय तीनों का सम। इसी प्रकार आपको याद रखना है अगर इक्वेशन याद नहीं है तो। देखिए यहाँ पे R1 है तो R12 मल्टीप्लाई बाय R31 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल थ्री।
40 मल्टीप्लाई बाई 80, तीनों का सम आएगा 180, 40 60 और 80 180, तो ये आएगा 17.78 ओम। आपको यहाँ पे 2 डिजिट तक करना है, अगर 5 से बड़ा आए तो यहाँ पे 6 कर देना है, यहाँ पे 1 डिजिट अप लिखना है, वो आपको पता होगा। R2 इज इक्वल टू R12 इंटू R23। अगर आपको सर्किट याद नहीं है तो 2 है तो 2 वाले टर्म आएंगे, R12 और R3, 3 है तो 3 वाले टर्म आएंगे, R13 और R23। इसी प्रकार आप याद रख सकते हो। और डिवीजन में क्या आएगा, तीनों का सम 40 मल्टीप्लाई बाई 60, और डिवीजन में पूरा टर्म तीनों का एडिशन 2400 डिवाइडेड बाई 180, ये होगा 13.33 ओम। और R3 हमारा देखिए यहाँ पे 3 वाले टर्म आए, R23 R31, तीनों के डिवाइडेड में सम 60 मल्टीप्लाई बाय 80 और डिवीजन में 60 प्लस 40 प्लस 18, 4800 डिवाइडेड बाय 180, 26.67। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका एग्जांपल खत्म हुआ, ये आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। इसके ऑप्शन में है ये आपका क्वेश्चन 3 खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 दो बाकी है। आइए हिम्मत रखते हैं और खत्म करते हैं। क्वेश्चन 4A, एक्सप्लेन हिस्टेरिसिस लूप, 3 मार्क्स में। दोस्तों यहाँ पे हिस्टेरिसिस आपका बीएच कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, लेकिन आपको जो पूछा गया है वही लिखना है। आपको यहाँ पे पूछा है हिस्टेरिसिस लूप, आपको बीएच कर्व के बारे में नहीं लिखा है, या बीएच कर्व क्या कैसे वर्क करता है वो भी नहीं लिखा है, आपको सिर्फ हिस्टेरिसिस लूप ही पूछा है। तो ये मैंने हिस्टेरिसिस लूप ड्रॉ कर दी, आपको ऐसे हिस्टेरिसिस लूप ड्रॉ करनी है। ये एक्चुअली बी और एच के बीच का कर्व है, और बी और एच में डायरेक्शन के साथ आपकी एक्साइटेशन के डायरेक्शन के साथ में क्या चेंज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, वो पूरा टर्म है। लेकिन आपको बीएच कर्व यहाँ पे नहीं बताया पूछा गया है, आपको पूछा है हिस्टेरिसिस लूप। आपको सिर्फ हिस्टेरिसिस लूप ही लिखना है, बीएच कर्व नहीं लिखना है, दोनों डिफरेंट है। इट इज 4 क्वाड्रेंट कर्व, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट है, 4 चरण जिसे हम हिंदी में कहेंगे। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एच, बी और एच का दोनों का रिलेशनशिप बताता है। और ये जो हिस्टेरिसिस लूप है ये एरिया बताता है, किस चीज का लिए एरिया बताता है, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस में अगर जो लॉस है ये लूप का एरिया टोटल लॉस बताता है। लोअर द एरिया ऑफ द लूप, हायर द मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, कोई मटेरियल हाईली मैग्नेटाइज आप पसंद कर रहे हो, तो उसका हिस्टेरिसिस लूप देखोगे वो छोटा है, तो उसका मतलब इसमें लॉस कम है, तो आप उस एलिमेंट को, उस मटेरियल को पसंद कर पाओगे। इसका मतलब लोअर एरिया है तो उसका लॉस कम है, तो उसकी मैग्नेटाइजिंग कैपेसिटी ज्यादा है। We can select the material as per the requirement while designing any machine or equipment. किसी भी मटेरियल इक्विपमेंट के लिए हमको जितना फ्लक्स चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल को सिलेक्ट कर सकते हैं। वापिस कह रहा हूँ दोस्तों, ये हिस्टेरिसिस लूप पूछा है, बीएच कर्व नहीं, आपको सिर्फ हिस्टेरिसिस लूप ही पूछना है, और वो पूछा है तो वही लिखना है। तो अगर बीएच कर्व पूछा है तो बीएच कर्व लिखना है, उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वो शायद 4 मार्क्स में आ सकता है, ये 3 मार्क्स के लिए सही है। क्वेश्चन 4A और डिफाइन मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस का पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज है, करीबन 10 से 12 मार्क्स की डेफिनेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे ज्यादा 14 मार्क्स भी कह सकते हैं आप। डेफिनेशंस पूछिए, इसका मतलब आप डेफिनेशंस इतनी बाय हार्ट करोगे तो उतना ही आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे, और एटलीस्ट फेल तो नहीं होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट फर्स्ट ईयर में बहुत ही लो रहता है, तो आप अगर अच्छे से आपने तैयारी नहीं किया तो आपको दिक्कत आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, डेफिनेशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, डेफिनेशंस, इक्वेशंस और उसका यूनिट। तो यहाँ है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ जिसे कहते हैं। इट इज द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, इसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। इट शोज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर गिवन मैग्नेटिक सर्किट। ये आपके मैग्नेटिक सर्किट में जैसे फ्लक्स प्रोड्यूस करने की क्षमता को बताता है। एमएमएफ इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय आई। दोस्तों डिफाइन करना है, जहाँ पे एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स है, आई इज इक्वल टू करंट कॉइल में से कितना पास होता है वो है। तो यहाँ पे आपको कॉइल ड्रॉ करके या पोल ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो चलेगा, सिर्फ डिफाइन कर कीजिए, फॉर्मूला लिखिए, और फॉर्मूले में एन क्या है और आई क्या है वो लिखिए, दैट्स इट। तो ये हुआ एमएमएफ। Magnetic flux, total number of magnetic lines in field is called flux.
फील्ड में कितनी मैग्नेटिक लाइन्स है उसके टोटल को मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे दोस्तों। यूनिट इसका वेबर है और सिमिलर टू करंट, ये करंट की तरह ही है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। इतना ही लिखना है आपको। ये पता है फ्लक्स हमेशा अल्टरनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, तो ये सिर्फ आपको वहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है। फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट एरिया में से कितना फ्लक्स पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स है वो वेबर है, एरिया है मीटर, उसको टेस्ला भी कहते हैं। ये एक प्लेन है, उसका यूनिट एरिया मान लीजिए, ये ब्लू में ये आपका यूनिट एरिया है, यहाँ से जितना फ्लक्स पास होगा तो B = 5/A को हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो ये हुआ दोस्तों आपका फ्लक्स डेंसिटी। क्वेश्चन 4B दोस्तों है, स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल नहीं समझाना है, वो कैसे काम करता है वो समझाना है आपको। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि प्रूव स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर प्रूव कहा गया है तो आपको उसका इक्वेशन प्रूव करना है, तो यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो उसका स्टेटमेंट है, पावर ट्रांसफर्ड इज मैक्सिमम इन द नेटवर्क व्हेन सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। सारे थ्योरम में सबसे इजी स्टेटमेंट है दोस्तों। इसका मतलब है अगर सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस जितना है तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। तो लेट से ये हमारा वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस से R है, ये आपका लाइन रेजिस्टेंस है, तो सोर्स रेजिस्टेंस R+R होगा और ये आपका लोड रेजिस्टेंस मान लीजिए। तो थियरम के हिसाब से R+R = RL होना चाहिए, ये प्लस ये = ये RL आपका लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया दोस्तों, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। ये आपका हो गया। अभी आगे आप चाहो तो उसका पावर ट्रांसफर का इक्वेशन लिख सकते हो। RI = R+R इंटरनल रेजिस्टेंस। थियरम आपका पावर ट्रांसफर मैक्सिमम को कहता है जब RI = RL है, तो इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। और पावर ट्रांसफर दोस्तों यहाँ पे एक इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में 3 मार्क्स का है। तो करंट आई फ्लो होगा, करंट इन द लोड इज इक्वल टू V/RI + RL, ये टोटल RI + RL, RL माने R+R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस ये है हमारा RL। और पावर कंज्यूम P = I² RL होगा, तो I² का वैल्यू ये इसका स्क्वायर आएगा, ये आपको इतना ही लिखना है। अगर आपको प्रूव करना है तो इसके बाद वाले स्टेप्स है वो आगे की वीडियो में मैं प्रूव का पूछा है तो आपको लिखना है, वो यहाँ पे हम पेपर सोल्यूशन में यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ये आपका सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, कब मैक्सिमम होगा, अगर RL = इंटरनल रेजिस्टेंस RL = RI होगा तब। तो ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। ये एक बहुत ही बड़ा है जिसको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के ऑप्शन में दिया है सुपरपोजिशन थ्योरम विथ वन एग्जांपल। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि इतना लंबा आंसर आप 3 मार्क में आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको 7 मार्क्स में पूछा है तो आप ये ट्राई कीजिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपका लिखने का स्पीड बहुत अच्छा है, तो आप ये ट्राई कीजिए। और इसके ऑप्शन में जो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर है वो थोड़ा इजी है, आप उसको कोशिश कीजिए। In a linear bilateral network containing more than one energy source, current through voltage across any element of the network is equal to sum of current or voltage by individual voltage or current source acting individually when other sources are hidden behind their internal resistance. ये इसका स्टेटमेंट है, आपको बाय हार्ट याद करना है। इसका मैं सिंपल मतलब समझाता हूँ। किसी भी नेटवर्क पे अगर एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, तो किसी भी एलिमेंट में से आप हम मान लीजिए करंट सोर्स की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट में कितना करंट पास होगा, हर एलिमेंट का हर वोल्टेज मान लीजिए करंट सोर्स का इंडिविजुअल करंट का सम होगा। जब हम लोग दूसरे रेजिस्टेंस दूसरे सोर्सेज को उसके रेजिस्टेंस के बिहाइंड रख देते हैं तब। इसका एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, शांति से इसको समझेंगे। ये स्टेटमेंट आपको बाय हार्ट करना है, याद करना है। एग्जांपल पूछा है इसलिए हमको गिनना पड़ेगा। 3 मार्क्स में जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको गिनना पड़ेगा। कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे 10 ओम में
कितना करंट पास हो रहा है वो आपको गिनना है। दो वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का, इसका 2 है, इसका 1 है। तो कंसीडर 12 वोल्ट, पहले आपको एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है, 12 वोल्ट सोर्स कंसीडर करना है। तो वो आपका दूसरा जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये 10 वोल्ट का हमने शॉर्ट कर दिया। और हर स्टेप में आपको नया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 10 और 1 ओम पैरेलल में हो जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 0.909, और ये 0.9092 ओम के सीरीज में होगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2.909। ये आपको डिटेल में मैंने लेक्चर में सुपरपोजिशन थ्योरम में सेम एग्जांपल करवाया हुआ है, आप उसको वहां पे ज्यादा समझने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे स्टेप की बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2.909, और ये वोल्टेज, तो इसका मतलब ये सोर्स में से टोटल करंट पास होगा V बाय R 12 डिवाइडेड बाय 2.909 4.125। तो ये करंट होगा। तो आपको 10 ओम में से कितना करंट पास होता है वो देखना है। तो 10, तो ये हमको देखना है ये I10, ठीक है। तो ये होगा I मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो टोटल करंट I हमारा 4.125 है। ये 1 पैरेलल में है, तो इसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि यहाँ का अगर करंट पास ढूंढना है तो यहाँ से इसको ऊपर कंसिडर करना पड़ेगा। ये R2 है हमारा, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1, तो एक वैल्यू रखेंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 0.375 फ्रॉम ए टू बी। ए से भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट आपका एक वोल्टेज सोर्स हुआ। अभी इसी प्रकार हम दूसरा वोल्टेज सोर्स लेंगे। अभी हम 12 वोल्ट को शॉर्ट कर देते हैं और 10 वोल्ट को एक्टिव बताएंगे। तो देखिए मैंने 12 वोल्ट को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, और तो ये होगा 10 और 2 ओम दोनों पैरेलल हो जाएगा दोस्तों। तो पैरेलल हो गया, तो ये होगा 1.667, तो 1.667 1 के सीरीज में हो जाएगा। तो टोटल करंट आपका क्या होगा 10/2.667, ये आपका हो जाएगा 10/2.66, ये 1 लिखा है एक्चुअली, 2.667 है तो 3.75 है। ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए I12 है 3.75 एम्पियर है टोटल करंट। तो टोटल करंट आपको मिलेगा। हम वापिस अब ये सोच से 10 ओम में कितना रेजिस्टेंस पास होगा वो देखेंगे। तो ये होगा 2/12.625 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब अभी देखते हैं, दोनों का सम ढूंढना है। तो ये दोनों का सम कैसे ढूंढेंगे, 10 और ओम में से 12 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है 0.375 ओम एम्पियर, और 10 वोल्ट से कितना पास हो रहा है 0.625 ए टू बी। तो दोनों का सम हो जाएगा I1 प्लस I2, इसका मतलब 0.1 एम्पियर। 1 एम्पियर हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा स्पीड में लिया है, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी बहुत लंबा है, 3 मार्क्स के लिए जस्टिफाई नहीं है। आप इसको थियरी के लिए सुपरपोजिशन का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा, और इसको हाथ से एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको आएगा, देखने से ये एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम में ईजी है, लेंथी है। Question 4C has stated and explained Kirchhoff's first and second law in detail with detailed circuit diagram. 7 मार्क्स, बिल्कुल ही जस्टिफाइड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इसके आंसर में फर्स्ट लो किरचॉफ का, सेकंड लो किरचॉफ का, वोल्टेज लो किरचॉफ का, करंट लो, दोनों एक्सप्लेन करने हैं। तो इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ द नेटवर्क एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज 0। दैट मीन्स किसी भी लूप ले लो, नेटवर्क का कोई लूप ले लो, वहां पे वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज राइज होगा। इसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कह सकते हैं, जितना वोल्टेज आएगा इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, आप इस प्रकार एक सिंपल सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दो वोल्टेज सोर्स है, दो रेजिस्टर्स है, और यहाँ पे हमको केवीएल लिखना है। करंट I1 इस प्रकार है, करंट I2 इस प्रकार है। तो केवीएल हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ से प्लस से माइनस आ रहा है, माइनस E1 सेम डायरेक्शन है, माइनस I1 R1, यहाँ पे माइनस से प्लस हो रहा है तो प्लस E2, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस I2 R2। तो ये आपका केवीएल का इक्वेशन हो गया। E1 थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, E2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1।
तो ये दोस्तों आपका इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, आपको इतना ही ड्रॉ करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। किरचॉफ करंट लॉ कैसा है? इन एनी नोड ऑफ द नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। नेटवर्क का स्पेलिंग यहाँ पे देखिए, इतनी स्पीड में गलती से हो जाता है नेटवर्क, ठीक है। तो किसी भी नेटवर्क में नोड पे करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। इसका मतलब करंट कमिंग थ्रू द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। अगर नोड पे कोई करंट आता है वो इज इक्वल टू कितना होगा? करंट जाता है इतना होगा। तो किरचॉफ करंट लॉ को समझेंगे, ये सिंपल है, ऐसा इस प्रकार ड्रॉ कर दीजिए। कुछ करंट बाहर के बताइए, कुछ करंट अंदर आते हैं बताइए। यहाँ देखिए I1 आपका बाहर जा रहा है और I5 बाहर जा रहा है। केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए जो बाहर जा रहा है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, आप ऑपोजिट भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है। -I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5, तो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I5। दोस्तों 7 मार्क्स में ये आपका बहुत ही बड़ा लॉटरी है। अगर आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ करंट लॉ आता है, आपको कोई फेल नहीं कर पाता। तो ये आपका इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन सर्किट के साथ में, डिटेल सर्किट के साथ में नहीं हो सकता। इस वजह से मैंने इस प्रकार सिंपल सर्किट ली, तो आपको ये आना चाहिए। 7 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब है करंट कमिंग टू द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। ये भी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। तो जितना एनर्जी आता है इतना जाता है। तो वोल्टेज लो करंट लो 7 मार्क्स में। देखिए सुपर पोजिशन से कम वक्त लगा इसमें और बहुत इजी भी है। तो सुपर पोजिशन का अगर 3 मार्क्स में पूछते हैं तो उसको अवॉइड करके उसके ऑप्शन वाला ट्राई कीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा वक्त है या ऑप्शन में आपको नहीं आ रहा, तभी सुपर पोजिशन का एग्जाम्पल के साथ में ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 5A एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। जूल्स लॉ बहुत ही हमारा फेमस है दोस्तों, फिजिक्स में भी हमने पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ेंगे। इफ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी करंट आई फ्लो हो रहा है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, टाइम पीरियड फॉर करंट फ्लो, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखते हैं दोस्तों, करंट फ्लो किसी भी कंडक्टर में है, हीट प्रोड्यूस होता है वो हमको पता है। एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। कहता है करंट में कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, टाइम ड्यूरेशन के प्रोपोर्शनल है, कितने वक्त तक आपने एनर्जी सप्लाई किया। H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर RT। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इसको 1/J जूल कांस्टेंट कहा जाता है। ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है और इसका वैल्यू 1.J इज इक्वल टू 4.186 जूल पर कैलोरी या 4186 जूल पर किलो कैलोरी है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। 3 मार्क्स में ये लॉटरी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 5 भी है कंपेयर डायनेमिकली एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए यहाँ पे दोनों पूछ लिया है, डायनेमिकली भी अलग से पूछ सकते हैं, स्टैटिकली, और यहाँ पे कंपेयर है, इसका मतलब आपको दोनों आता है तभी आप कंपेयर कर पाओगे। 3 मार्क्स में बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। डायनेमिकली इंड्यूस्ड वर्सेस स्टैटिकली इंड्यूस्ड। देयर इज फिजिकल मूवमेंट ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद है तो वहां पे हम कंडक्टर मूव करते थे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में, तो वहां पे फिजिकल मूवमेंट होता था। देयर इज नॉट एनी फिजिकल मूवमेंट। स्टैटिकली का नाम ही स्थिर था, वहां पे स्टेडीनेस है, तो वहां पे कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा। डायनेमिकली में ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू BLV sin थीटा। E इज इक्वल टू BLV sin थीटा। जो कंडक्टर मूव करता है उसका L लेंथ है, V वेलोसिटी से मूव करता है और B फ्लक्स डेंसिटी है, इज इक्वल टू BLV sin थीटा। और यहाँ पे होगा सेल्फ इंडक्टेंस के केस में E इज इक्वल टू -N d∅/dt और EM म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में N2 d∅1/dt, या आप कह सकते हो N1 d∅2/dt। दोनों इक्वेशन राइट होंगे। तो ये हुआ स्टैटिकली का सेल्फ और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे BLV sin थीटा। इट इज एप्लीकेबल टू वर्किंग ऑफ द जनरेटर। ये जनरेटर के वर्किंग के लिए काम करता है, वहाँ पे कुछ कॉइल घूमती है तभी आपका फ्लक्स चेंज होता है, और ये ट्रांसफॉर्मर के लिए एप्लीकेबल होता है। 3 मार्क्स में है, 3 पॉइंट इनफ है।
सी देख लेते हैं, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। थोड़ा लेंदी पड़ेगा, आप 4 मार्क्स में 6-7 पॉइंट या 8 पॉइंट लिख सकते हैं। तो हम यह स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। दोनों का बेसिक सर्किट ड्रॉ कीजिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टर बताइए, और मैग्नेटिक सर्किट में एक कोर बताइए, और कॉइल बताइए, कॉइल में से करंट बताइए, लीकेज फ्लक्स बता दीजिए। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। और यहाँ पे कंडक्टर का कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक बता दिया आपने। पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है, और मैग्नेटिक सर्किट मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ है। इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी जो है वहाँ पे ईएमएफ इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन करंट इन द सर्किट। प्रोड्यूस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए। और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स नॉट फॉर मेंटेनिंग इट। एक बार एमएमएफ ने फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में उसको मेंटेन रखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। करंट एक्चुअली फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट फ्लो एक्चुअली होता है, और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स एक्चुअली डेवलप होता है, उसको हम फ्लो होता नहीं कहते। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और परमिबिलिटी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H इज इक्वल टू Ni/L के अकॉर्डिंगली आपकी वेरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो इज इंक्रीज विथ वोल्टेज, जितना वोल्टेज ज्यादा करंट ज्यादा होगा, और आप फ्लक्स को एक लिमिट के बाहर नहीं बढ़ा सकते हो। मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाता है मटेरियल में। फ्लक्स इज डेवलप कांट बी इंक्रीज आफ्टर सैचुरेशन ऑफ द मटेरियल, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व, जो करंट का अपोज करता है, और यहाँ पे रिलक्टेंस आएगा R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रिलक्टेंस इज ऑब्जर्व, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, वो जो फ्लक्स का प्रोडक्शन अपोज करता है। S इज इक्वल टू L अपॉन म्यू 0 म्यू आर ए, एम्पियर टर्न पर वेबर। कंडक्टेंस है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, परमियंस है 1 अपॉन रिलक्टेंस, कंडक्टिविटी है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, परमिबिलिटी है 1 अपॉन रिलक्टिविटी। करंट है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, करंट की जगह फ्लक्स आएगा, ईएमएफ की जगह एमएमएफ आएगा, रेजिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस आएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। करंट डेंसिटी डेल्टा इज इक्वल टू आई बाय एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू 5 बाय वेबर पर मीटर स्क्वायर। और फील्ड इंटेंसिटी है इज इक्वल टू वी बाय एल है, वोल्ट पर मीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जगह एस इक्वल टू एन आई बाय एल है। ये सारे पैरामीटर आपको याद होने जरूरी है, तभी आप डिफरेंस कर पाओगे। और हर एग्जाम में 90% एग्जाम में ये पूछते हैं कंपेयर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, या कंपेयर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का दोस्तों, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। पेपर निकालते वक्त कई बार होता है, चलो इंडक्टर का पूछ लिया, कैपेसिटर का भी पूछ लेते, तो इस प्रकार होता है। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने मान लीजिए एक कैपेसिटर को यहाँ पे चार्ज करना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस लगना है। चार्जिंग विल कंटिन्यू अंटिल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू बैटरी वोल्टेज। कहाँ तक चार्ज होगा, जहां तक दोनों वोल्टेज सेम नहीं हो जाते वहां तक। Q इज इक्वल टू CV। वर्क डन इज ऑब्जर्व वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू V। देखिए करंट के केस में, इंडक्टर के केस में हमने कहा था 0 से I तक करंट पहुंच रहा है, और यहाँ हम ये कह रहे हैं 0 से V तक वोल्टेज पहुंच रहा है। तो Q इज इक्वल टू CV पता है, वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से V C मल्टीप्लाई बाय V dV। तो C हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू V dV। इंटीग्रेशन ऑफ x dx का है x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, v का है v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो cv स्क्वायर बाय 2 इसको कहेंगे 1/2 cv स्क्वायर। इसका मतलब इंडक्टर में 1/2 li स्क्वायर था, यहाँ पे 1/2 cv स्क्वायर है। तो ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे पेपर में आ गए हैं। दोस्तों ये एक कोशिश थी आपको थोड़ा हेल्प करने की। आई होप आप थोड़ा इसको अच्छे से समझोगे। अगर कुछ टॉपिक में पता न चले तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्या ट्राई कर सकते हो आप लोग मैंने बहुत सारे आगे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो में आप ट्राई करके उसको समझ सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस कर सकते हो, या फिर जो वीडियो में कमेंट अलाउ है उस वीडियो में जाके आप कमेंट कर पाते हो। तो आई होप आपको ये थोड़ा हेल्पफुल होगा, इसी वजह से ये बनाया गया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू, कीप लर्निंग।